हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। जैसा कि आप सबको पता है, हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी ए टू जेड, यानी कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। लास्ट क्लास हम कर रहे थे चैप्टर या पार्ट बोल सकते हो, पार्ट फोर्थ ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि उससे रिलेटेड एक पीवाई क्यू सीरीज चलाएं हम। कम से कम 3-4 क्लासेस इसकी हो, जिससे कि आपको भी समझ आए कि जो हमने नोट्स कवर किए हैं अभी तक के पार्ट्स के, तो उस वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल है, और उनमें से जब क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप उनको अच्छे से कैटर कर पा रहे हैं या नहीं, या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो क्वेश्चंस करते वक्त। तो मुझे तो ये लगता है कि मैंने जिस तरह से आपको कराया है, या जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं वीडियोस के थ्रू, तो जैसे आप क्वेश्चंस में जाओगे तो इजीली आप उनको कैटर कर सकते हैं। तो इस चीज का प्रूफ आज की क्लास में आपको मिल जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो किस तरह से पूछे गए हैं, और आप उन नोट्स के थ्रू ही, अगर आपका बेस भी क्लियर नहीं है, सिर्फ आपने वो नोट्स रटे हैं, तो भी आप आंसर देने में कैपेबल हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है, विधिक स्वरूप की बात कर रहा है, प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होते हैं हमें उसी को ही मार्क करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है, यह लागू किया जा सकता है। ये बात सही है कि गलत है? आप सोचिए, यह लागू किया जा सकता है क्या? प्रस्तावना को लागू किया जा सकता है? तो ये नहीं है, लागू नहीं किया जा सकता भाई। प्रस्तावना इतनी अभी तक हमें नहीं लगता, क्योंकि अगर लागू किया जा सकता तो 3 तरह के जो न्याय थे, अगर हम इसी की बात करें, तो एक था सामाजिक, एक आर्थिक, और एक राजनीतिक न्याय, है ना। तो ये जो न्याय है वो अभी तक हमें नहीं मिले हैं, है ना। तो यानी कि ये लागू नहीं किए जा सकते। अगर लागू किए जा सकते तो अभी तक प्रोवाइड राज्य हमें कर देता आर्थिक न्याय, है ना। तो इसका मतलब लागू नहीं किया जा सकता है, ये ऑप्शन होगा। विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि लागू किया जा सकता है ये ऑप्शन ही गलत है। तो यहाँ पर भी लागू किया जा सकता है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शंस गलत है। यह लागू नहीं किया जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य है उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। आमुख का मतलब होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना या प्रियम्बल या प्रीफेस कहते हैं इसको। ठीक है, प्रीफेस। अगर इसके एग्जैक्ट ट्रांसलेशन में जाए तो आमुख मतलब प्रीफेस। प्रीफेस का मतलब आपको पता ही है, कोई भी जो बुक होती है, मान लो ये बुक है, तो उसका जो फर्स्ट पेज है उस पे आपको दिखाई देगा कि भाई इसके इस बुक के अंदर है क्या क्या चीजें, है ना। तो ये किस चीज को अपने अंदर संजोए हुए है, वो प्रीफेस से हमें पता चल जाता है कि चैप्टर्स कौन कौन से हैं और किन टॉपिक्स को वो कैटर कर रहा है, तो उसी को कहते हैं प्रीफेस। तो संविधान का जो प्रीफेस है वो है हमारी प्रस्तावना, है ना। प्रियम्बल जो है वो प्रीफेस है हमारे संविधान का। उससे पता लग सकता है, एक तरह का आईना है जो दिखाता है कि संविधान के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है। तो नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है हमारा प्रस्तावना क्या? उनमें से देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक और आर्थिक न्याय। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय, जैसा कि आपको पता है कितने तरह के न्याय हैं? 3 तरह के। अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, है ना। तो यानी कि ये तो इसमें है। फिर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए स्वतंत्रता कितनी तरह की है? 5 की है। ये है विश्वास की, है ना, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, धर्म की, उपासना की, और विचार की। तो विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना, तो ये 5 तरह की स्वतंत्रताएं हैं। तो इसमें देखिए विचार और अभिव्यक्ति है, इसका मतलब ये भी कैटर करता है हमारा संविधान की जो प्रस्तावना है। उसके बाद अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, तो ये दोनों समता के अधिकार हमें प्रोवाइड करता है, ये दोनों भी मेंशन है प्रस्तावना में। इसका मतलब ये चारों ऑप्शन सही है, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण। देखिए कथन और कारण, यानी कि पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। जो स्टेटमेंट सही है अगर दोनों, तो फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि ऑप्शन सही, सॉरी, स्टेटमेंट कौन सा सही है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बिल्कुल सही बात है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। ये कैसे सही है देखिए, इस पे थोड़ा सा एक बार ध्यान देते हैं। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 1976 में हुआ था,
ठीक है, ये खुद भी ये बता रही है स्टेटमेंट। और इसमें 3 जो शब्द हैं वो जोड़े गए। सबसे पहला जो था वो था समाजवादी या समाजवाद। नेक्स्ट था पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष कहते हैं, ठीक है, वैसे पंथ निरपेक्ष वर्ड था वो। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और जो थर्ड था और अखंडता। ठीक है, तो ये तीनों शब्द जो है ये जोड़े गए थे। ठीक है, तो इससे पहले यानी कि मिसिंग थे हमारी प्रस्तावना में। तो सेकंड स्टेटमेंट यही कह रहा है कि सिर्फ इनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया क्या, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, यहाँ पर जो मिसिंग था पहले, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रतिस्थापित किया गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में एक तरह से कनेक्टेड है ना। तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ए। इसको और भी करने का तरीका ये है, यहाँ पे क्योंकि लगा दीजिए आप। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है जो कि कथन है, उसके बाद कारण को पढ़ने से पहले क्योंकि लगाकर आप पढ़ेंगे तो आपका आंसर आपको पता लगेगा कि सही व्याख्या है कि नहीं है। स्टेटमेंट तो आपने देख ली दोनों सही है, लेकिन क्या व्याख्या सही है? देखिए, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है क्योंकि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, तो इसका मतलब ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। यहाँ पे बात हो रही है सभी व्यक्तियों की और पूर्ण रूप से, ठीक है, और समान रूप से। तो बच्चों को लगता है कि इसका आंसर आएगा समाजवाद। नहीं, इसका आंसर समाजवाद नहीं है, क्योंकि समाजवाद एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसका आंसर है सार्वभौमिकता। देखिए, सार्वभौमिक का मतलब होता है पूर्ण, यानी कि सब इसमें शामिल है, सब। ठीक है, यानी कि सबके सब, चाहे इसमें इंडियन हो, चाहे नॉन इंडियन हो, चाहे नागरिक हो या नहीं हो, तो सबके लिए बात हो रही है यहाँ पे। समाजवाद जो है वो बात करता है मैक्सिमम लोगों के लिए। ठीक है, मैक्सिमम, मैक्सिमम में और सब में ना फर्क होता है। यहाँ पे बात हो रही है कल्याणकारी। ठीक है, यहाँ पे मानवता की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कल्याण की बात हो रही है। तो यहाँ पे होती है मानव और सार्वभौमिक रूप से समान है, तो इसलिए आंसर आएगा सार्वभौमिक। ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद है भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। देखिए, अभी हमने बात की कि 42nd अमेंडमेंट में 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, उसमें से एक जो था वो धर्मनिरपेक्ष शब्द था, ठीक है, या पंथ निरपेक्ष। तो जो ये वर्ड है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा जो राज्य है उसका कोई धर्म नहीं है, राज्य का धर्म नहीं है। ठीक है, यानी सभी धर्म जो है वो समान मानता है राज्य, समान, सभी को। ठीक है, सभी धर्मों को समानता प्रदान करता है राज्य। तो इसलिए इसका आंसर इसमें से ये होगा। लेकिन देखिए, स्टेटमेंट सारे सही है। यहाँ पर भारत में अनेक धर्म है, सही बात है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, सही बात है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, सही बात है कि भाई कोई भी व्यक्ति उसका मन कर रहा है किसी भी धर्म को मानने का या नहीं मानने का, ये उसकी इच्छा पर निर्भर है। दूसरा, उसको कौन सा धर्म मानना है और किस तरह से मानना है, उसका प्रेरणा स्रोत क्या है, ये भी उसकी इच्छा पर ही निर्भर है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो था वो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव की बात कर रहा है, इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अगर क्वेश्चन ये होता कि इन सभी स्टेटमेंट्स में से कौन सी सही है, तो ये सारी ही स्टेटमेंट्स सही होती। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? देखिए, नहीं है। अभी हमने बात की थी 5 तरह की स्वतंत्रता है, विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, विश्वास की और उपासना की। ठीक है, ये 5 तरह की हमारे पास स्वतंत्रताएं हैं। तो अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सी नहीं है। देखिए, विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता यानी कि ये है अभिव्यक्ति। ठीक है, विचार प्रकट करना यानी कि अभिव्यक्त करना, तो यानी ये भी है। विश्वास की स्वतंत्रता ये भी है। आर्थिक स्वतंत्रता की बात यहाँ पर नहीं की गई है, तो ये आएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है, देखो, न्याय की बात हो रही है। तो न्याय अभी हमने बात की पीछे स्लाइड्स में कि 3 तरह के न्याय है। बार बार में मैंने 3 बार बताया आपको कि सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय। देखिए, मैं सीक्वेंस से बता रही हूँ। जो न्याय 3 तरह के हैं, फर्स्ट जो प्रायोरिटी दी गई है वो है सामाजिक, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक। तो सीक्वेंस भी कई बार पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो सामाजिक की भी बात हो रही है, आर्थिक की भी बात हो रही है और राजनीतिक, लेकिन धार्मिक की नहीं हो रही। तो आंसर आएगा आपका डी। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे जो सही कथन है, ठीक है, पहले क्वेश्चन को आप चाहे 2 बार पढ़िए। अगर क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया ना आपने, तो आंसर गलत होने के फुल चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे सही है या गलत है या नहीं है या है कथन, सत्य है असत्य है, अगर इन वर्ड्स पर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप आंसर कैसे ऑप्ट करोगे, है ना? तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है कि कौन सा कथन सही है। देखिए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि ये सब कब शुरू हुए, कब डाले गए? 42nd संविधान संशोधन 1976 में ना, तो यानी कि ये 1950 में नहीं थे, यानी ये बात सही है। उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। देखिए जोड़े कब गए? 1976, यानी कि ये गलत है। अब सारे ऑप्शन एक बार पढ़ने जरूर चाहिए, कई बार हम गलती कर देते हैं, तो जब हम टाइम लेते हैं क्वेश्चन में तो हमारे दिमाग में एकदम से क्लिक होता है कि हाँ ये बात ऐसी थी, है ना? तो बेशक हमें फर्स्ट ऑप्शन में आंसर दिख गया है, बट एक बार उनको भी पढ़ लेना चाहिए। उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, नहीं, ये तो 1976 में जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, नहीं भाई है ये तो अंग, तो यानी कि तीनों इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है। ये तो 2015 तक है, उसके बाद भी वन डे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि भारत का जो संविधान है उसकी आत्मा किसे कहा गया है? तो आंसर इज प्रियम्बल या उद्देशिका या प्रस्तावना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली, तो कीवर्ड आपको याद रखना है जन्म कुंडली। देखिए, तो यानी कि जन्म कुंडली की बात कौन करता है प्रस्तावना के बारे में? तो वो करते हैं के एम मुंशी। तो देखिए मुंशी जी है, वो कुंडली ही बनाएंगे ना, तो इसलिए मुंशी जी के पास कुंडली है हमारी, तो इसके साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र दस्तावेज। देखिए ये जो क्वेश्चन से मैं इसलिए लेकर आई क्योंकि जब हमने नोट्स बनाए थे तो ये मिसिंग थे उसमें, तो मैंने जब पीवाईक्यू खोल के देखे तो ये भी थे, मुझे ये डालने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं, मैंने क्वेश्चन में डाल दिए, तो अब आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। देखो, पवित्र दस्तावेज संविधान को कौन ही कहेगा, आप सोचो। देखिए अगर आपको नहीं भी पता है ना तो भी इसका आंसर दे सकते हैं आप। देखिए महात्मा गांधी तो कहेंगे नहीं, क्योंकि उनकी जो डेथ हो गई थी 1948 में, जब तक तो तैयार ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये तो एलिमिनेट हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना हमारे संविधान को कहेंगे ही क्यों, वो तो पाकिस्तान चले गए, है ना? अब बात आती है दीनदयाल उपाध्याय। अब इन दोनों में से आपको पता होना चाहिए कि बी आर अम्बेडकर और दीनदयाल उपाध्याय में कौन ऐसे हैं जो संविधान के करीब रहे हैं। ऑब्वियसली बी आर अम्बेडकर रहे हैं, तो आंसर इसका आएगा बी आर अम्बेडकर। तो ये तो था, हम इसमें से कैसे एलिमिनेशन मेथड से हम कर सकते थे, लेकिन अगर इसको याद रखना है तो बहुत आसान तरीका है। देखिए बी आर अम्बेडकर जी ने ड्राफ्ट किया था संविधान, ठीक है, ये ड्राफ्ट इन्होंने किया। तो जब ड्राफ्ट इन्होंने किया तो इन्होंने अपने मानसिक एक तरह से इन्वेस्टमेंट जो ड्राफ्टिंग में लगाया बहुत ज्यादा था, तो अपना मानसिक इन्वेस्टमेंट इन्होंने, या जो मेंटल इन्वेस्टमेंट था वो इसमें लगा दिया। तो उनको इससे ज्यादा पवित्रता कहीं पर नजर नहीं आई, इसीलिए इन्वेस्ट किया ना अपना दिमाग। तो इसका मतलब पवित्रता किसके साथ एसोसिएट होगी? बी आर अम्बेडकर जी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ठीक है, ये एकमात्र मामला था जहां पर ये कहा गया कि जो उद्देशिका है या जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। ये कौन सा था? ये एकमात्र था, ये कहा गया 1960 में, 1960 में। और ये जब जे एल नेहरू जी थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी थे उस वक्त पीएम, और प्रेसिडेंट जो थे वो थे प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में थोड़ी सी अनबन थी। कैसे? देखिए, जो बेरुबारी था ये जो है ये बांग्लादेश की जगह है, ठीक है, और इंडिया के पोर्शन में ये बीच में थी ये जगह। ठीक है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे बेरुबारी है, और यहाँ पे बांग्लादेश है। तो लेकिन यहाँ पे जो मिक्स हो रखा था, ज्यादा जो थे बांग्लादेशी, या बांग्लादेश के साथ एसोसिएशन ज्यादा था इस एरिया का। तो जब बांग्लादेश गए, मतलब उस वक्त तो बांग्लादेश पाकिस्तान का भाग था, है ना, लेकिन ये
पोर्शन जो अभी का बांग्लादेश है उसके साथ लगता था। तो जब ये गए जवाहरलाल नेहरू वेस्ट बंगाल के उस पर विजिट पर, तो वहां पर उन्होंने जब ये प्रॉब्लम देखी तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि चलिए हम आपको दे देते हैं, ठीक है। तो ये इंडिया ने बांग्लादेश को दे दिया। अब जब ये वापस आए तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे देकर आ गए आप उनको, बिना पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन या एक तरह से कहे उनकी इजाजत के बगैर आपने कैसे दे दिया, ये तो सही नहीं है। तब ये मुद्दा उठा था और सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया उस वक्त कि उद्देशिका या प्रस्तावना जो है, क्योंकि और कहीं पर मेंशन नहीं था कहां पर लेकर जाए इस मुद्दे को, तो जब सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाया गया तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संविधान का हिस्सा नहीं है प्रस्तावना। ऑब्वियसली ये केस था बेरुबारी, ठीक है। तो ऑप्शन इज ए। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। यहाँ पर बात हो रही है जो सही है, जो सही है। तो इन सारी स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है, देखिए फर्स्ट जो है वो है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव। ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, 13 दिसंबर 1946, और ये पटल पर रखा गया जो संविधान सभा के, तो 22 जनवरी 1947 को ये पास कर दिया गया कि भाई हाँ ये सही है, ठीक है। और इसी को ही उद्देशिका फिर बना दिया गया, तो ये बात तो सही है। फिर है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये बात भी हमने पीछे की है ना, इसको लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि ये न्याय योग्य नहीं है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये तो गलत है, क्योंकि हम बार बार में पढ़ रहे हैं कि 42nd अमेंडमेंट हुआ है, तो हुआ है तो इसका मतलब इसको संशोधित किया जा सकता है। उसके बाद है देखिए थर्ड एलिमिनेट हो जाएगा, जहां पर भी थर्ड ऑप्शन है वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि थर्ड इनकरेक्ट है, जबकि बात हो रही है सही की। फिर आता है फर्स्ट और सेकंड, यानी कि दोनों सही है। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट्स आर बोथ करेक्ट, ठीक है। तो फोर्थ पद आपको ध्यान देना है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है ना, ये रद्द नहीं कर सकता है, सही बात है, क्योंकि प्रस्तावना में इतनी ज्यादा शक्ति नहीं है। वो सिर्फ उसकी व्याख्या करने के लिए तो एलिजिबल है प्रस्तावना कि भाई कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, उसकी अगर व्याख्या करनी है, ठीक है, उसकी अगर व्याख्या या इंटरप्रिटेशन करनी है तो हम प्रस्तावना को कंसीडर करते हैं सिर्फ व्याख्या के लिए, ठीक है। लेकिन हम उसको रद्द नहीं कर सकते, सिर्फ व्याख्या के लिए है ये, तो इसका मतलब ये भी बात सही है, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। अब यहाँ पे देखिए मौलिक संरचना खुद में एक कीवर्ड है ना, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है। अब ये तो अब बच्चे बच्चे को पता है बेसिक स्ट्रक्चर कौन से केस में डिस्कस किया गया था, केशवानंदन भारती केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। देखिए बेरुबारी में कहा कि नहीं है भाग, ठीक है। अब इनमें से किसमें पता लगा कि वो भाग है, इसमें किसमें मेंशन किया स्पष्ट रूप से, सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये था केस बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। अब देखें आपसे बात आ रही है उद्देश्यों, और हम बार बार में कर रहे हैं संविधान की उद्देशिका, है ना, संविधान की उद्देशिका, है ना। तो उद्देशिका का ही दूसरा नाम क्या है, प्रस्तावना, है ना, उद्देशिका ही क्या है, प्रस्तावना, तो आंसर इज संविधान की प्रस्तावना। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। अब देखो यहाँ पे जोड़े, हम बार बार में बता रहे हैं कि 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, ठीक है, ये दोनों। ग्राम स्वराज्य नहीं जोड़ा गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले से ही है, ये पहले से ही है, ठीक है, और ये तो है ही नहीं। तो यानी कि ऑप्शन करेक्ट कौन से होंगे, फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड आ रहा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है ना, प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो अब यहाँ पे ये ओरिजिनल की बात नहीं कर रहा है ना, ये अभी और पुरानी का कोई जिक्र नहीं, यानी कि तो अब फिलहाल जो है वर्तमान में है उसका ध्यान देना है, ठीक है। तो
एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। ठीक है, तो ये आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावनाओं में कितने प्रकार का न्याय, हम बात कर रहे हैं बार बार में, कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। समानता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। और भ्रातृत्व कितने का है, यानी कि फ्रेटर्निटी 1 प्रकार की। तो 3 5 2 1, 3 5 2 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये बार बार में आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, इसमें 3 प्रकार की कौन कौन सी है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, और स्वतंत्रता कौन कौन सी है? 5 है। किसकी? सबसे पहले विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, ये 5 तरह की हमें स्वतंत्रताएं हैं। उसके बाद समानता 2 है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और अवसर की समानता। ठीक है, अवसर की समानता। और ये भ्रातृत्व एक ही है, ये सिंगल है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया, याद भी हो गया होगा साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम या नामों से किया गया है? ये भी हमने बिल्कुल पहले उसमें किया था कि भारत, दैट इज इंडिया। तो 2 ही नाम है, भारत और इंडिया। हिंदुस्तान का तो जिक्र ही नहीं है कहीं पे, ये नहीं हो सकता। केवल भारत भी नहीं है, और हिंदुस्तान तो है ही नहीं, तो ये यहाँ से दोनों एलिमिनेट हो गए। केवल भारत भी नहीं है, भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? यहाँ पे प्रतिबिंबित किसमें होगा? उद्देश्य प्रस्ताव में। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? प्रस्तावना थी। तो उद्देशिका में, यानी कि प्रीफेस में पता चलता है कि बुक के अंदर क्या है, क्या उद्देश्य है उस बुक का, कौन कौन से चैप्टर्स है, क्या कंटेंट है, तो हमें प्रीफेस में पता लग जाता है। तो हमारे जो संविधान का प्रीफेस है वो है उद्देशिका या प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म राज्य का नाम, सदस्यों की संख्या जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के रजिस्टर में हस्ताक्षर किए सही सुमेलित नहीं है? देखिए, ये बहुत ही स्टैटिक है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बट मैं ये इसलिए कर रही हूँ, एक आधे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। तो अगर आप इतना फैक्चुअल हो सकते हैं, इतना सब याद कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। आपको पता है कि टोटल 389 सीट्स थी, ठीक है, संविधान सभा में। ठीक है, उसमें से 296 जो है वो डायरेक्ट चुनाव से थी, यानी कि ब्रिटिश इंडिया से थी। और जो 93 थी वो थी रियासतों से, है ना, इतना तो याद है। अब इसमें 296 में से 292 जो थी, और जो 4 थी, 4 थी, ये ABCD से थी, यानी कमिश्नरेट से थी ये तो। ठीक है, A फॉर अजमेर, C फॉर कुर्ग, D फॉर दिल्ली, और B फॉर आई थिंक बलूचिस्तान। ठीक है, अब 292 में ये सब थे, किसमें कौन थे? अब कौन से प्रांत में कितनी सीट्स थी, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका आंसर तो है पंजाब। ठीक है, पंजाब का सही नहीं दिया हुआ, बंबई का सही है। संयुक्त प्रांत में 42 था और बंगाल में 25 था। तो आप ये याद कर सकते हो, तीनों के, बंबई का 19, संयुक्त प्रांत का 42 और बंगाल का 25। सबसे ज्यादा किसका था? संयुक्त प्रांत का। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे बात हो रही है गलत कौन सा है। ठीक है, तो ये सारी समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये मैंने कराए थे। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, तो आप ये बता सकते हैं। सरदार पटेल संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अब देखिए, जहाँ पे संघ की बात आती है ना, तो संघ में जवाहरलाल नेहरू थे, हमेशा याद रखना है। संघ का मतलब ही जवाहरलाल नेहरू। तो सरदार पटेल संघ में नहीं थे, तो पहला ही गलत हो जाएगा। बाकी के सब सही हैं। डॉक्टर KM मुंशी स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष थे, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। जवाहरलाल नेहरू संघ की शक्तियों की समिति के अध्यक्ष थे, ये भी सही है। संघ की शक्तियों की समिति में 9 सदस्य थे, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज ये थे आज की क्लास के क्वेश्चंस। अब आगे और क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट क्लास में भी मैं PYQZ लेकर आऊंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं या PYQs जो है वो मैं मैक्सिमम लेकर आने वाली हूँ। अगली 2 क्लास हम PYQs ही करेंगे। तो आपको अंदाजा लग गया हो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से आपने कैटर करने हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब। थैंक यू, बाय बाय।